हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है व्यू फैक्टर का। और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं और मिस्टेक करते हैं। तो आज के लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे और इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, व्यू फैक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं। कभी कभी आपने इस तरह के सिचुएशंस देखे होंगे जहाँ पर कि 1 और 2 इस तरीके के दो स्फेरिकल शेल्स होते हैं और उनके टेम्परेचर T1 और T2 हैं, किसी सराउंडिंग में रखे हुए हैं। और स्टेडी स्टेट में हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है कि कितने टेम्परेचर्स होंगे शेल्स के। तो ऐसे केस में जनरली कन्फ्यूजन ये रहता है कि जब ये बाहर वाला शेल अंदर की तरफ रेडिएट करेगा, तो अंदर की तरफ जब ये रेडिएट करेगा तो क्या ये सारा का सारा रेडिएशन इस वाले सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, या इसमें से कुछ ऐसा भी होगा जो यहाँ से वापस इसी सरफेस पर इंसिडेंट होगा और ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर ये ब्लैक बॉडी माना जाए तो ऐसे केस में हमें देखना होता है कि कितना रेडिएशन ये वाला अंदर वाला स्फीयर एब्जॉर्ब करेगा और कितना रेडिएशन खुद इस वाले सरफेस पर इंसिडेंट जो हो रहा होगा वो वापस इसी पर आ जाएगा। इसको डिफाइन करने के लिए और समझने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड व्यू फैक्टर। तो देखिए ज़रा इसमें, द एंटायर हीट रेडिएटेड बाय आउटर शेल डज नॉट रीच इनर शेल, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन द इनर शेल, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। तो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज व्यू फैक्टर। दिस व्यू फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ शेल्स एंड डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री। ये व्यू फैक्टर बेसिकली एक रेशो है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि इनके टेम्परेचर क्या हैं। उस टेम्परेचर का कितना फ्रैक्शन इस पर यूज़ होगा ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। फॉर गिवन ज्योमेट्री इट विल रिमेन सेम इवन इफ शेल्स आर नॉट कॉन्सेंट्रिक। आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों शेल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं भी होंगे, ये वाला शेल यहाँ ना होके अगर मैं यहाँ पर भी रख दूंगा तो भी व्यू फैक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फ्रैक्शन जो ये एब्जॉर्ब करेगा स्फीयर अंदर वाला शेल वो सेम ही रहेगा। तो ये हम कैलकुलेट करने के लिए कि व्यू फैक्टर कितना है, बिकॉज ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ब्लैक बॉडीज़ के लिए दोनों का टेम्परेचर हम T एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर से तो इंडिपेंडेंट है। और ऐसे केस में हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होने के लिए कितना एनर्जी इस पर इंसिडेंट होना चाहिए। तो बेसिकली आपका एक फैक्टर आ जाएगा जो कि केवल ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ज़रा ध्यान दें, मैं इसको सॉल्व करने के लिए दोनों के टेम्परेचर सेम मान रहा हूँ और ये मान रहा हूँ कि स्टेडी स्टेट में इनके टेम्परेचर्स कितने होने चाहिए। तो इनर शेल के लिए स्टेडी स्टेट में dQ/dt ये जो एब्जॉर्ब करेगा, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रेट ऑफ हीट एमिटेड, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ से जो एमिशन होगा वो 4πr² सिग्मा इंटू T⁴ होगा, और इसका अगर ये F फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, F इंटू सिग्मा 4πr² T⁴। और जो ये एमिट करेगा वो इसके अपने एरिया पर डिपेंड करेगा, तो इसमें 4πr² पूरा आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr² T⁴। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फैक्टर F का क्या आ जाता है, R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 का होल स्क्वायर आ जाता है। अब अगर मेरे को बोल दिया जाए कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है और ये T1 और T2 टेम्परेचर्स कितने होने चाहिए स्टेडी स्टेट में, तो अंदर वाले शेल के लिए मैं लिख सकता हूँ कि फॉर इनर शेल अगर ये टेम्परेचर T1 T2 हमें स्टेडी स्टेट में दिए हैं तो dQ/dt नेट गेन बाय इनर शेल जो होगा वो नेट गेन बाय इनर शेल के लिए F का फैक्टर लगा देंगे, और 4πr² सिग्मा T⁴ वो एनर्जी है जो पर सेकेंड रेडिएट कर रहा होगा इनर सरफेस आउटर शेल का, और 4πr² सिग्मा T⁴ ये वो है जो कि एमिट कर रही होगी इनर वाली शेल। तो एमिट ये वो वाला हो गया जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वो है जो एमिट कर रहा है, तो ये नेट गेन आ जाता है इनर शेल से। अब अगर यहाँ F की वैल्यू पुट कर दी जाए R1² तो R2² और R2² आप देखते हैं कि कैंसिल हो जाएगा और R1² इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास आ जाता है 4πr² सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। तो आप ये चीज़ ध्यान भी रख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखता कि व्यू फैक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, तो ऐसे केस में इस शेल के लिए आपको एरिया इसी का कंसीडर करना होता है जब इस शेल के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, और
T⁴ माइनस T⁴, ये आप इन दोनों शेल्स का टेम्परेचर ले लेते हैं, बट एरिया इनर शेल का ही कंसीडर कर लिया जाता है, तो आपके पास dQ/dt नेट आ जाता है। याद रखने के लिए इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। एक प्रॉब्लम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन ली है, टू हाईली कंडक्टिंग शेल्स A एंड B, इसके लिए हम ये ब्लैक बॉडीज इनको कंसीडर कर रहे हैं, हैव रेडियस R एंड 2R एंड आर कॉन्सेंट्रिक। आप देख सकते हैं R और 2R रेडियस है और कॉन्सेंट्रिक है। टेम्परेचर ऑफ A इज मेंटेन्ड एट 2 T0 एंड द अरेंजमेंट इज केप्ट इन एन एनक्लोजर ऑफ टेम्परेचर T0। तो सराउंडिंग टेम्परेचर को T0 माना गया है। फाइंड स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ बी का हमें स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ज़रा ध्यान दीजिए, बी के लिए हम ये देखेंगे कि बी पे कितना एब्जॉर्ब हुआ, बी से कितना एमिट हुआ। तो ज़रा देखिए, dQ फॉर बी मैं लिख रहा हूँ dQ/dt एब्जॉर्ब इक्वल टू dQ/dt रेडिएटेड। तो एब्जॉर्शन में अब कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जो बी से होंगी। एक तो T0 टेम्परेचर की वजह से बाहर से एब्जॉर्शन हो रहा होगा, इस वाले फैक्टर को हम T0 पर और इसका एरिया कंसीडर करके लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 2R स्क्वायर सिग्मा T⁴। ये वो वाला रेडिएशन हुआ जो T0 टेम्परेचर की वजह से ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एमिट होगा इससे, ये सारा का सारा भी ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ब्लैक बॉडी हम मान रहे हैं, तो ये इसके एरिया पर डिपेंड करेगा। तो ये वाला जो आपका फैक्टर आएगा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा 2 T⁴, ये इनर शेल का जो एमिटेड रेडिएशन है वो ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा आउटर शेल। तो ये तो आपका ये दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, एक T0 की वजह से और एक 2 T0 की वजह से। अब ये जो रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा वो एक तो अपने टेम्परेचर की वजह से आउटसाइड एमिट कर रहा होगा। आउटसाइड ये जो एमिट करेगा ये पूरा का पूरा जो है वो आपका 4 पाई इंटू 2R स्क्वायर ही आ जाएगा। तो एक आपका ये वाला टर्म आ जाएगा 4 पाई इंटू 2R स्क्वायर सिग्मा इंटू T⁴। अब ये लास्ट वाला टर्म इंपॉर्टेंट है। अंदर जब ये एमिट कर रहा होगा इस तरफ, तो अंदर ये जो एमिट करेगा उसमें नेट एमिशन इसका वही होगा बेसिकली जो कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, क्योंकि इसने जो एब्जॉर्ब कर लिया उसके अलावा तो बाकी इसके सरफेस पर खुद ही आ गया ना, तो वो तो एमिशन में आएगा ही नहीं। तो अगर हमें ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से कितना नेट एमिशन हुआ, तो हम वो वाली चीज़ लिख दें, वो वाली एनर्जी लिख दें जो इसने एब्जॉर्ब की होगी। और इसने कितनी एब्जॉर्ब की है अभी हमने लास्ट वाले फैक्टर में देखा था कि उस केस में हमें एफ फैक्टर लगा देते हैं, तो इसी का एरिया कंसीडर कर लिया जाता है उस केस में। तो 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा और इस वाले का एरिया आ जाता, इस वाले का टेम्परेचर आ जाता है आउटर शेल का T⁴। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारा इस कॉन्सेप्ट से आया जो यहाँ पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले इसमें आपके थ्योरी में। ओके, इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा T = 4⁴ इंटू 2 T0 और यू कैन से दिस इज इक्वल टू √2 इंटू T0 भी आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था, मैं आपको समझाना चाहता था। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से व्यू फैक्टर देखा जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के एक प्रॉब्लम अब आप खुद सॉल्व करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आप आंसर सही निकाल रहे हैं या नहीं। ओके।